मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया हिंदी, मैथ और साइंस के लिए। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हिंदी की। किस तरह आप 7 से 10 दिन के भीतर हिंदी को पढ़ के कैसे आप हिंदी में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो यार, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ कि हिंदी का मॉडल पेपर कैसे आएगा क्लास 2021 के बोर्ड में, और उन सारे प्रश्नों को कैसे आप उन सारे प्रश्न का जो आंसर है वो कैसे तैयार करोगे आप 7 से 10 दिन के भीतर। तो यार यहाँ पे जो मेरा काम है प्रश्न को बताना कि ऐसे से प्रश्न आएंगे और इस टाइप के प्रश्न आएंगे, आप इस प्रकार तैयार कर लो तो आप 7 से 10 दिन के भीतर सारे क्वेश्चन को आसानी से तैयार कर सकते हो। लेकिन बाकी जो लिखने का काम हो वो आपके ऊपर। मैं यहाँ पे तो कह तो दे रहा हूँ कि 90+ नंबर स्कोर कर सकते हो, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यार ये तभी संभव अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 90+ नंबर स्कोर कर लोगे। इसके लिए हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हिंदी और इंग्लिश के लिए। मैथ और साइंस में क्या है कि यार आपको जो चीज़ आता है, थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको आप लगा दो, अच्छे नंबर गेन कर लोगे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश में आपको सारी चीज़ें आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार जो पढ़ने में बहुत तेज है। हिंदी और इंग्लिश पूरे साल पढ़ के उनके एक पॉइंट अच्छी तरीके से तैयार होते हैं, लेकिन वो बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं पाते हैं। वजह क्या है? सही से लिख ना पाना। तो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, वो भी हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी के सारे प्रश्न का, तो मैं खबर दे दूंगा, लेकिन हैंड राइटिंग को सही करना आपको है। तो अगर आपके पास नॉलेज जो मैं दूंगा, राइटिंग जो आपके पास से होनी चाहिए, अगर दोनों का आपके पास मिक्सर है तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आराम से ला सकते हो, हिंदी में 90+ नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं हिंदी के। और हमारे पास मॉडल पेपर है, मैंने यहाँ पे एक कॉपी में लिख लिया है। ठीक है, तो देखो यार, अगर मैं बात करूँ क्लास 12th हिंदी के पेपर की, हिंदी में कुल पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हिंदी में कुल पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न की चर्चा करेंगे और सारे प्रश्न को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है इसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 की और प्रश्न नंबर 2 की, तो प्रश्न नंबर 1 हिंदी गद्य। प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन होते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी गद्य के इतिहास से होते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 में 5 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी पद्य के इतिहास से होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 5-5 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यार, हिंदी गद्य का इतिहास बहुत बड़ा है, हिंदी पद्य का इतिहास बहुत बड़ा है। पढ़ने बैठ जाओगे, पूरा साल पढ़ लोगे, तब भी ना खत्म हुआ, तब भी आप 10 में 10 नंबर नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्वेश्चन इज यार कि यहाँ से 10 में 10 नंबर कैसे गेन करें, तो कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले यार देखो, मैंने ना क्लास 10th में 12th में दोनों परीक्षाएं दी और हर बार जो ये 10 नंबर के क्वेश्चन थे ये नकल हो गए थे। लेकिन यार अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपका नकल हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि इन दोनों प्रश्नों को आप कैसे तैयार करोगे। तो ये दोनों 10 नंबर बहुत ही सॉलिड है, इसीलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लास्ट में, और अच्छी तरीके से बताएंगे कि 10 क्वेश्चन को आप किस प्रकार से प्रिपेयर करो, जैसे कि आप यहाँ से 10 में 10 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 पे, तो इनको छोड़ देते हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे। और हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। देखो यार, हमारा जो मेन टारगेट है वो 2018, 2019, 2020 है। 2017, 2016 ये हमारा टारगेट नहीं है। इस वजह से हमारा टारगेट नहीं है क्योंकि यार 2016-17 में मॉडल पेपर अलग प्रकार से हुआ करते थे। हिंदी के 2 पेपर हुआ करते थे, मैथ के 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन 2018 से ये सारा पैटर्न बदला है। तो आपको जो मेन टारगेट करना है वो 2018, 19, 20 को टारगेट करना है, और उसके पहले वाले साइजों को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि उसके पहले क्लास 12th में कुछ और चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्लास 12th में कुछ और चैप्टर्स हैं। तो अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो तो आप बुरी तरीके से बाजने वाले हो। इसलिए आप यार 2018, 19, 20 को ही टारगेट करो ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बाकी जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आके चूतिया बना रहे, कह रहे कि पीछे के 10 साल के जो पेपर है उसको सॉल्व करो। अरे बाप, अरे ऐसा मत करो प्रभु, क्योंकि 2016 का आप पढ़ के क्या करोगे, उस पेपर को आप सॉल्व करके क्या करोगे जब उस चैप्टर आपकी किताब में है ही नहीं है। तो हिंदी में से मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में बहुत सारे चैप्टर्स जो अब है, जो पहले थे अब वो नहीं है, तो उसको जब आप लगाने जाओगे तो वही सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपको 10 साल जो है उसको आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ 3 ईयर 2018, 2019, 2020 इन्हीं को हमको टारगेट करना है। ठीक है, इन्हीं हिसाब से हमको तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की, जो गद्य खंड है, देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 में गद्य खंड, जैसे हमारा जो गद्य है, गद्य में कुल 10 या 9 लेसन है। ठीक है, तो उन्हीं में से क्या होगा, 2 खंड देगा, 2 खंडों में से हमको 1 खंड करना रहेगा। ठीक है, ऐसे खंड देगा, हिंदी में कुछ लिखा रहेगा, उन्हीं चैप्टर में से कहीं से खंड उठा लेगा। ठीक है, ऐसे गद्य में भी पद्य में भी। तो जो गद्य में, मान लो अगर हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें गद्य खंड की, तो 2 गद्य खंड दिया रहेगा, 1 गद्य खंड करना रहेगा। तो उसमें क्या होगा, गद्य खंड दिया रहेगा, उसके नीचे बहुत सारे प्रश्न दिए रहेंगे, सारे प्रश्नों का हमको जवाब देना रहेगा।
लेकिन उसमें एक प्रश्न ऐसा रहेगा, कहेगा ये जो शीर्षक है इसके शीर्षक का नाम बताओ, मतलब इसके पाठ का नाम बताओ और इसके लेखक का नाम बताओ। तो अगर हम वो गद्यखंड नहीं पढ़े हैं तो हम उसके राइटर का नाम नहीं बता सकते हैं और उसके जो चैप्टर का नाम है उसको भी नहीं बता सकते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट तब वो कहां से करें? इसके लिए आपको 2018, 2019, 2020 इन 3 साल के पेपर को पकड़ना है, वो भी पेपर के ऑल सेट को पकड़ना है। जैसे मान लो 2020 की बात करें तो 2020 में सिर्फ एक सेट नहीं था, 2020 में लगभग 12 सेट थे, तो उन 12 सेट को टारगेट करो। 2019 के 12 सेट, 2020 18 के 12 सेट, तो यार 12 दिया है 36 सेट, यही हो गया। 36 सेट कम नहीं होता है, ठीक है। इन 36 सेट को फोकस करो, इन 36 सेटों में देखो कि कौन कौन से खंड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। जो भी खंड देखो किस चैप्टर वाला खंड बार बार रिपीट हुआ है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो खंड बार बार रिपीट हुआ है, दो बार पूछा गया है, 2 से अधिक बार पूछा गया, उन खंडों का गद्य खंडों को पकड़ लो, उनके चैप्टर पे जाओ, उन चैप्टर को तैयार कर लो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वहां से ऐसे 3 चैप्टर पकड़ो। तो गद्य में कुल 9 चैप्टर है, हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पढ़ने का ये मतलब है कि जितने भी कोई 3 इंपॉर्टेंट पकड़ लो। अब 3 इंपॉर्टेंट पकड़ोगे कहां से? तो इसके लिए हम अनसॉल्व में 3 ईयर का पेपर पकड़ेंगे, 18, 19, 20 का। तो देखेंगे जो गद्य खंड बार बार आया है उसी के लेसन को इंपॉर्टेंट मान लेंगे और उसी को कई बार पढ़ लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? कई बार पढ़ने का मतलब उन्हीं 3 चैप्टर को कई बार हिंदी में पढ़ना ही तो खाली है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, खाली पढ़ लो, जिससे कि अगर वो गद्यखंड बोर्ड एग्जाम में आए तो इससे आप पहचान सको कि अच्छा ये गद्यखंड इसी पार्ट का है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इससे आप बता सकते हो कि ये किस पार्ट का है, इसका राइटर कौन है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आई होप कि प्रश्न नंबर जो 3 है ये समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में यही सेम चीज पद्यखंडों के साथ हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 में क्या था? गद्यखंड थे। प्रश्न संख्या 4 में क्या है? पद्यखंड है। पद्यखंड में पद में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें क्या करो, उनमें बहुत सारे चैप्टरों से कुछ खंड आएंगे, पद के 2 खंड आएंगे, 2 खंडों में से 1 खंड करना होगा। उसका क्या होता है कि उसका हमको क्या करना पड़ता है? संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना पड़ता है। तो ये सब कैसे किया जाता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है? या विद्या में जाके देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। फिर भी अगर आपको ये आइडिया नहीं लग रहा है कि सर संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो अभी तो मैं खाली बता रहा हूं किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहोगे कि सर किस तरह से लिखें हर क्वेश्चन को, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, इसको मैं इसके जस्ट बाद एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो जो प्रश्न संख्या 4 है पद्यखंड, ठीक है? हर पार्ट को हमको पढ़ना नहीं, हर पार्ट को पढ़ोगे यार तो इसका मतलब यही है कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखना है 2018, 19, 20 3 सेट के पेपर को देखना है कौन सा खंड कई बार आया है। जो भी खंड कई बार आया उसी के पार्ट को पढ़ लो। उसे 3 पार्ट पढ़ना है, 3 लेसन पद में भी पढ़ना है, ठीक है? देखना है जो खंड बार बार आया है उसके चैप्टर को पकड़ लेना है, ऐसे 3 चैप्टर को पकड़ना है, उन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? समझ पा रहे हो कि नहीं? वहां पे व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, व्याख्या नहीं पढ़े रहोगे तो व्याख्या नहीं कर पाओगे। वैसे कोई भी मैटर नहीं यार, बोर्ड एग्जाम में लोग ये नहीं देखते कि आपने व्याख्या क्या करी है। वैसे व्याख्या कुछ भी मान लो लिखा हुआ है कि कबीर दास की ऐसी जो भी लिखा हुआ है तो आप क्योंकि अगर कोई भी पद्यखंड पढ़ोगे तो आइडिया लग जाता है ये पद्यखंड क्या कहना चाहता है, तो व्याख्या तो वैसे ही कर लोगे। लेकिन जो मेन होता है, जो एग्जामिनर जो मेन चेक करता है, वो चेक करता है पार्ट का नाम और राइटर का नाम। तो पार्ट और राइटर के नाम अगर पार्ट और कवि का नाम अगर ये दोनों सही है तो आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे, क्योंकि यही देख के आपको नंबर वो देता है, ठीक है? तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पद पूरे लेसन को, पूरे चैप्टर को अच्छे से क्या करोगे? पढ़ लोगे। तो 3 लेसन गद्य का, 3 लेसन पद का पढ़ लोगे, ठीक है? बाकी हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में 2 प्रश्न पूछता है, का और खा। जो का प्रश्न पूछता है उसमें क्या है? लेखक का परिचय, जीवन परिचय। जो खा पूछता है उसमें क्या है? कवि का जीवन परिचय। तो जो लेखक माने क्या, वही जो गद्य जो लिखे हैं उनके किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। और पद में क्या है? पद में जितने भी लोगों ने, जितने भी कवि हैं उन कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। अब इसमें 3 लेखक दिए रहते हैं, उन तीनों लेखक में से किसी एक का करना रहता है। 3 कवि भी दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। तो यार ये तो बहुत ही टफ हो गया। 9 लेसन है, अब 9 में से 3 दिया रहता है तो मैं कितनी दूर याद करूं? तो सिंपल सी बात है, 18, 19, 23 तीनों को टारगेट करो। देखो लेखक की बात करते हैं, देखो कौन कौन से लेखक कई बार रिपीट हुए हैं। जो भी लेखक कई बार रिपीट हुए, मतलब जो मान लो मैं बात करूं सुमित्रानंदन पंत की, अगर सुमित्रानंदन पंत कई बार रिपीट हुए हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो उन्हीं को पढ़ लो। मतलब देखो 3 राइटर ऐसे कौन कौन है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, 3 राइटर जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, बस उनका जीवन परिचय हमको पढ़ लेना है। वैसे कवियों का भी देखना है, 18, 19, 20 सेट में देखना है कि कौन से ऐसे 3 कवि हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। जो 3 कवि बार बार रिपीट हुए हैं, बस उन 3 कवि का जीवन परिचय पढ़ लेना है। तो इस तरह कुछ प्रश्न संख्या 5 भी खत्म।
अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 में। तो प्रश्न संख्या 6 में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कथा भारती से। हमारे पास हिंदी में एक किताब होती है, इसको बोलते हैं कथा भारती। क्या है कथा भारती में जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर का एक सारांश है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें लाठी की, लाठी तो लाठी एक कहानी है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं पंचतंत्र, तो पंचतंत्र ही है ना, जो उसमें वो जलाता है, आके गाना गाता है, चलो छोड़ो। ध्रुव यात्रा भी है। तो जितने भी चैप्टर्स है ना, सब चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है। क्या होता है उसमें चैप्टर का जो क्या बोलते हैं, जो लेसन होता है उसका सारांश लिखना होता है। जैसे मान लो लाठी आ गया, कह रहा है लाठी का सारांश लिखो, तो लाठी का सारांश आएगा तभी तो आप लिख पाओगे। तो यार हमारे पास 8-9 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर की हम कहानी कितना याद कर पाएंगे? सिंपल सी बात है, 18-19 पेज को टारगेट करना, देखना है कि कौन सी 3, वैसे अगर 2 ही कर लेते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है यार। कहानी तो बस खाली पढ़ लो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 ऐसी कौन कहानी है, 3 ऐसे कौन से लेसन है जो बार बार उन्हीं के सारांश पूछता है। उन 3 लेसन को जाकर के अच्छी तरीके से पढ़ लो, कहानी को माइंड में फीड कर लो। आपको रट्टा कुछ नहीं मारना है, ठीक है? बॉडी एग्जाम में जब आएगा बस कहानी बना के लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, बस। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न संख्या जो 6 है वो भी अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 क्या है? स्वपठित नाटक। देखो हमारे यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नाटक होता है। जैसे हमारे सिद्धार्थनगर का अलग नाटक है। हमारे सिद्धार्थनगर में जो नाटक है वो है श्रवण कुमार का। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कौन सा नाटक है। ठीक है, तो जो भी नाटक है, समझ पा रहे हो नहीं, जो भी नाटक है जाकर के उस नाटक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। रट्टा कुछ नहीं माना, सिर्फ पढ़ लेना। अच्छा, नाटक से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, मतलब वैसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो ऐसे पूछ सकता है कि मान लो अगर हम बात करें श्रवण कुमार की, तो कहता है जो श्रवण कुमार की पूरी कहानी है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं उस नाटक को, जो श्रवण कुमार की पूरी कहानी है उसका पूरा सारांश लिखो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। या तो कहेगा उसमें जो मेन नायक है उनका चरित्र चित्रण करो, जैसे श्रवण कुमार है ना, तो कहेगा उनका चरित्र चित्रण करो। तो क्वेश्चन इज दैट कि आप इसको किस तरह से पढ़ोगे। स्वपठित नाटक देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नाटक चल रहा है। ठीक है, उस नाटक की पूरी कहानी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? और देखना है उस नाटक में जो मेन हीरो है, उस हीरो का जो मेन नायक है उसका हमको चरित्र चित्रण पढ़ लेना है। 2 पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे मान लो पूछेगा कि जो आपका नाटक है उस नाटक का पूरा सारांश लिखो, तो अगर आपने सारांश पूरा पढ़ा है, कहानी की तरह होता है, तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, या ये भी याद कर लोगे कि उसमें जो मेन नायक है उसका चरित्र चित्रण क्या है। यार अगर आप कहानी पढ़े हो तो चरित्र चित्रण बना के लिख ले जाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 है स्वपठित खंड का। स्वपठित खंड का हमारे यहाँ जो है मेवाड़ है, अब आपके यहाँ पर पता नहीं कौन सा है। ठीक है, तो ये भी वही जैसे नाटक वाला है सेम, वैसे ये भी है। जाना है कि आपको पूरा खंड का पढ़ लेना है। अब पूरा खंड का पढ़ने के लिए पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, सिंपल सी बात है, जाके विद्या पकड़ना है। विद्या में पूरा सारांश दिया हुआ, फटाफट पढ़ लोगे, सब आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये कहानी का मेन मैटर है। ठीक है, अब उसमें जो मेन नायक होते हैं उनका चित्रण भी दोनों में से कोई एक पूछेगा। या तो जो आपका खंड का है उसका सारांश पूछ लेगा, या तो उसमें जो मेन नायक है उनका चरित्र चित्रण पूछेगा। तो आपको दोनों मालूम होना चाहिए। अब मालूम होने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है, बस जाके पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़े रहोगे, कहानी याद रहेगा, आप बना के लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह 8 प्रश्न यानी जो खंड का था, जो पहले पेपर फर्स्ट हुआ करता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आई होप कि आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी हमने पहले और दूसरे का आंसर नहीं बताया कि उसको हमको किस प्रकार से याद करना है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं खंड का की। खंड का जो है वो संस्कृत वाला पार्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, उसमें 9 में 2 प्रश्न। अब देखो अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत में 8 या 9 लेसन है। ठीक है, 8 या 9 लेसन में कुछ लेसन ऐसे जो कहानी की तरह है, मतलब गद्य टाइप के हैं, और कुछ लेसन ऐसे जो पोएम की तरह है, यानी पद टाइप के हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्वेश्चन इज दैट जो संस्कृत वाला गद्य है उसमें से कुछ खंड देगा और क्या बोलेगा, संदर्भ सहित अनुवाद लिखो। तो अनुवाद आप तभी कर पाओगे जब आप उसको पढ़े रहोगे। जो लेसन है उस लेसन को पढ़े रहोगे। वैसे भी यार मैं आपको बता दूं ना, हिंदी है जैसे मैंने आपको बताया पीछे, ये जो पद खंड है कि उसको पूरा अनुवाद आपको आना चाहिए। ठीक है, व्याख्या करना आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं यार। जो पद खंड है ना उसको आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये पद खंड क्या कह रहा है। वैसे संस्कृत वाला भी जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आइडिया लग जाएगा कि ये क्या कह रहा है, और आप मन से बना के लिख दोगे। लेकिन ये तो मालूम होना जरूरी है कि ये जो संस्कृत वाला गद्य खंड है ये किस चैप्टर से आया हुआ है।
क्योंकि चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है। जब संदर्भ करोगे तो संदर्भ में लिखते नहीं है प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड, प्रस्तुत गद्यखंड हमारे संस्कृत, प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारे हिंदी पाठ पुस्तक के संस्कृत से इस पाठ से लिया गया है, इस पाठ से अवतरित है, ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, देखना है 18, 19, 20 में कौन कौन से संस्कृत गद्य खंड बहुत बार आया है, जो भी बहुत बार आया है उन्हीं के चैप्टर को पकड़ना है। ऐसे 3 चैप्टर को पकड़ लेना है। ठीक है, और पद्यखंड में क्या करना है, देख रहा है कौन से पद्यखंड कई बार आया है, तो 3 नहीं, उनमें केवल 2 ही लेसन को पकड़ना है, 2 ही पद लेसन को पकड़ना है। ठीक है, 2 ही जो पोएम वाला लेसन होता है उसको पकड़ना है। तो 3, 2, 5 यहाँ पे पढ़ लेना। वैसे अब ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को कई बार पढ़ो, बस एक बार पढ़ लिए ना तो आइडिया लग गया कि अच्छा इसमें इसके बारे में बताया गया, इसमें इसके बारे में बताया गया। जैसे मान लो एक चैप्टर है वाराणसी, ठीक है, तो अगर वाराणसी के मान लो कोई चैप्टर है वाराणसी के बारे में पूरा पढ़ लिए, तो अगर उसका खंड कहीं आ गया सवाल में वाराणसी करके, तो आप पकड़ लोगे फटाफट, अच्छा या ये तो वाराणसी वाले चैप्टर से है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, विद्या लेना है, विद्या देखना है कौन कौन से खंड ऐसे जो इंपॉर्टेंट है। जो भी खंड इंपॉर्टेंट रहेंगे आप उसके विद्या में जाओगे, विद्या में जाने के बाद उस पाठ का फटाफट समरी, हिंदी में समरी देख लोगे। ठीक है, तो इससे आप पकड़ पाओगे कि ये खंड जो रहेगा वो इस चैप्टर से रहेगा। ठीक है, इसको आप करोगे तो आइडिया आपको लग जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 में मुहावरा आएगा। मुहावरे में 4 मुहावरा आएगा। अब यार 4 मुहावरा तो आपको अच्छी तरीके से आता ही होगा, लेकिन मान लो अगर मुहावरे में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जाना है विद्या के पास। विद्या के पास जाओगे तो विद्या में एक चैप्टर है मुहावरा, उसमें बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं। तो मुहावरे तो बहुत सारे हैं, पर किन मुहावरे को आपको पढ़ना है, तो देखना है कि जो मुहावरे कई बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आए रहते, लेकिन कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में आए रहते हैं। तो जो भी मुहावरा बोर्ड परीक्षा में आया रहेगा सिंपली उसको पढ़ लेना है। ठीक है, और उसको जब पढ़ लोगे बस वही पढ़ के बोर्ड परीक्षा में जाके बोर्ड परीक्षा दे देना है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में 2 क्वेश्चन पूछता है, का और खा। तो का पूछता है, का में संधि पूछता है, और खा जो होता है खा में पूछता है विभक्ति के बारे में। ठीक है, अब संधि में 4 क्वेश्चन पूछता है। यार इसके लिए संधि तो आपको आना चाहिए, ये संधि ग्रामर पोर्शन है संस्कृत का तो संधि आपको आना चाहिए। अगर आपको संधि नहीं है, इसमें कुछ रट्टा वट्टा नहीं चलेगा किसी प्रकार का, संधि आपको आना चाहिए। जो प्रश्न संख्या 11 में जो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, का और खा, पहली संधि है, दूसरा विभक्ति है। संधि भी आनी चाहिए आपको, विभक्ति भी आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको संधि विभक्ति आता होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। मैं संधि का एक छोटा सा वीडियो, संधि और विभक्ति का एक वीडियो बना के डाल दूंगा, बस आप उस वीडियो को देख करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाना। ठीक है, 11 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 11 में आप रट्टा मारोगे जाके विद्या से तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक चल रहा है, जहाँ पे लॉजिक चलता है वहाँ पे रट्टा नहीं मार सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्या चलता है, लॉजिक, तो वहाँ पे रट्टा मारोगे तो समझो रट्टा मारना मतलब बुरी तरीके से फंसना। दुनिया में देखना जहाँ पर भी लॉजिक लगेगा वो लॉजिक को समझ लेना, फिर उसके हिसाब से काम करना। जहाँ पे लॉजिक नहीं लगेगा वहाँ पे रट्टा मारने काम करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 में कुल 4 क्वेश्चन पूछेगा, का, खा, गा, घा। अगर हम का की बात करें, का में 2 प्रश्न पूछेगा, शब्द युग्म, शब्दों का 2 युग्म दिया रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी सिंपली चले जाना विद्या में। विद्या में जाने के बाद देखना जो शब्द युग्म कई बार आया हुआ है उसी को पढ़ लेना विद्या में जाने के बाद। ठीक है, खंडिका में प्रश्न संख्या 12 में जो खा है उसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे, एक ही प्रश्न करना है। एक शब्द के 2 अर्थ, एक शब्द रहेंगे उनके 2 अर्थ रहेंगे, शब्द एक रहेगा लेकिन अर्थ 2 रहेगा, उसको पहचाना रहेगा। सिंपली इसके लिए भी चले जाना विद्या में। विद्या में देखना एक शब्द के 2 अर्थ वाले जो चैप्टर है उनमें जो क्वेश्चन बार बार आया हुआ उसको पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं होता है। एक बार देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा, फटाफट याद हो जाता है। तो हम बात करते हैं गा की। गा में क्या है, गा में 2 क्वेश्चन पूछेगा, कई शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो भगवान को नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नास्तिक। जो भगवान को मानता है उसको बोलते हैं आस्तिक। तो ये कई शब्दों का एक शब्द, इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको चले जाना है कई शब्दों के एक शब्द में। लेकिन जो भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है सिंपली उसको पढ़ लेना है, पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाकर के परीक्षा दे देना बस। प्रश्न संख्या जो 12 है, 12 में गा जो है, गा में 4 प्रश्न पूछेगा, 2 ही प्रश्न करना है। वाक्यों को शुद्ध करना है, मतलब जो वाक्य दिए रहेंगे वाक्य शुद्ध नहीं रहेगा, उन वाक्यों को हमको शुद्ध करना है। ठीक है, अब कैसे वाक्य देगा, जैसे मान लो दे दिया मोहन पेड़ पर से गिरा, मोहन पेड़ पर से गिरा, तो ये वाक्य जो वो गलत है, इसका सही वाक्य क्या होगा, मोहन पेड़ से गिरा। ठीक है, तो ऐसे हिंदी में एक वाक्य रहेगा, वो वाक्य गलत रहेगा, उस वाक्य को सही करना रहेगा। तो इसके लिए भी
वाक्यों के शुद्धिकरण में जो चैप्टर है विद्या में, वहां पे चले जाना, बहुत सारे वाक्य दिए रहेंगे, उन सारे वाक्यों की प्रैक्टिस करना, इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे वाक्य दिए रहेंगे, वाक्य गलत दिए रहेंगे, अच्छा अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे मान लो मोहन पेड़ पर से गिरा, तो पर वाला थोड़ा अजीब लग रहा है तो पर काट दो, मोहन पेड़ से गिरा। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य दिए रहेंगे, उन वाक्यों को बढ़िया से देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 में। तो प्रश्न संख्या 13 में भी 3 क्वेश्चन है, का खा गा। का में रस के बारे में पूछता है, 2 रस दिया रहेगा, अथवा अथवा करके दोनों रसों में से कोई एक रस को हमको लगाना रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट हमारे पास इतने रस है, हम किन रसों को पढ़े। तो सिंपल सी बात है, आपको चले जाना है विद्या में, और वहां पे ये 18, 19, 20 को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि जो रस है ना, ये जब से हिंदी की क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा हो रही है तभी से रस पूछ रहा है, ठीक है। तो रस छंद अलंकार का सिलेबस हमेशा से वही रहा है, तो इसमें हमको पूरे हमेशा के लिए फोकस करना है, ठीक है। मतलब पीछे विद्या में जितने भी संधि है सन वो नहीं देखना है, इसमें विद्या में चले जाना, देखना है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी रस कई बार पूछे गए हैं, 2 रस को पकड़ना, उन रस की परिभाषा उदाहरण से उसको याद कर लेना, और उसका अस्थायी भाव भी पता कर लेना कि इस रस का अस्थायी भाव क्या होता है। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे मान लो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव गया रति, समझ पा रहे हो नहीं? क्रोध, हर रस का एक क्या होता है, अस्थायी भाव होता है। तो उसे 2 रस पकड़ना जो बहुत सनों में आया हुआ है, उन रस का अस्थायी भाव पता कर लेना, परिभाषा पता कर लेना, और परिभाषा पता करने के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी पता कर लेना, बस केवल 2 रस का। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 2 रस अथवा तो करके देता है, 2 रसों में से कोई एक रस करना होता है, ठीक है। बात करते हैं खा में। खा में छंद के बारे में पूछता है, तो विद्या में छंद का जो चैप्टर है उस चैप्टर में चले जाना, देखना कौन सा छंद अधिक बार पूछा है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में छंद से क्वेश्चन पूछता है वो अथवा अथवा करके पूछता है, मतलब 2 छंद दिया रहेगा, अथवा अथवा दोनों में से कोई एक ही, जैसे मान लो दोहा अथवा सोरठा, दोहा भी छंद है सोरठा भी छंद है, दोनों का दोहा अथवा सोरठा का परिभाषा सहित उदाहरण सहित परिभाषित करो। तो चाहे दोहा के बारे में दोहा का परिभाषा लिख देना, उसका उदाहरण लिख देना, या तो सोरठा का उदाहरण लिख देना, या तो परिभाषा उदाहरण लिख देना, परिभाषा लिख देना, उदाहरण लिख देना। तो कहने का मतलब है छंद में सब नहीं पढ़ना है, देखना है कोई 2 छंद जो बहुत बार पूछा है, उन्हीं छंद को परिभाषा सहित उदाहरण से उसका परिभाषा याद कर लेना है, बस। अब बात करते हैं हम 13 में गा। 13 में जो गा है वो है अलंकार, और अलंकार भी हमारे पास बहुत है, हमको सारे अलंकार नहीं पढ़ने, हमको जाके वो भी अलंकार से भी जो क्वेश्चन पूछता है वो भी अथवा अथवा करके पूछता है। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि रूपक अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित परिभाषा दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आपको जाना है विद्या में, देखना है कि जो अलंकार बहुत बार पूछा है, सिंपली क्या करना, उसी अलंकार को पढ़ लेना, केवल 2 अलंकार की परिभाषा याद कर लेना बस, या 3 याद कर लो, क्या दिक्कत, अलंकार तो बहुत सिंपल होता है। 3 अलंकार की परिभाषा याद कर लेना, ठीक है। चलो वैसे तो आई होप कि आपको अलंकार वगैरह की परिभाषा उदाहरण से जैसे आप क्लास 9, 10 में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र के बारे में कहता है, प्रार्थना पत्र लिखो या आवेदन पत्र लिखो। लेकिन प्रश्न क्या जो 50 है उसमें निबंध के बारे में पूछता है, कहता है एक टॉपिक देगा, कहेगा उसका निबंध लिखो, ठीक है। तो यार ये आवेदन पत्र आवेदन पत्र किस तरह से लिखा जाता है, अभी तक आप कक्षा 8 में 9th में 10th में आवेदन पत्र खूब लिखे हो, तो उस हिसाब से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपली आपको जाना है विद्या में, देखना है 2018, 19, 20 इन नहीं 18, 19, 20 को नहीं टारगेट करना है, हमेशा के लिए टारगेट करना विद्या में जितने, क्योंकि ये सब ना आज से नहीं, जब से हिंदी का पेपर हो रहा है तब से ही आवेदन पत्र और ये निबंध वगैरह पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो विद्या में जाना है, देखना है कोई एक, सब नहीं, कोई एक देखना जो कई स्वरों में पूछा गया, बस उसी को याद नहीं करना, बस देखना है वो किस तरह से लिखा गया, उसमें क्या मैटर लिखा गया, बस उसको थोड़ा दिमाग में बैठा लेना बस, ठीक है। बाकी बात आती है निबंध की, तो निबंध में भी ये पर्यावरण प्रदूषण ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं ध्यान देना, जाना है विद्या में जाने के बाद देखना है कि कौन सा ऐसा निबंध है जो हर साल पूछता है, तो कई स्वरों में पूछा गया, बस उसी निबंध को एक बार पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ ये भी देख लेना है कि उसको किस तरह से लिखा गया है, क्योंकि मेन चीज लिखा गया किस तरह से लिखा गया है। उसी मान लो अगर हम पर्यावरण के बारे में देखे हैं तो किसी और का बोर्ड एग्जाम में पूछ, वैसे तो अधिकांश जो हर साल आया है वही निबंध पूछेगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। ये पर्यावरण वगैरह का हमेशा पूछता है, लेकिन यहाँ पर मेन टारगेट ये है कि आप जाओगे विद्या में, देखोगे किस तरह से निबंध लिखा गया है, ठीक है। तो उस तरह से स्ट्रक्चर बना लोगे कि अच्छा ऐसे से लिखेगा, बाकी कुछ भी दे दे यार तो बना के तो लिखे लोगे,
तो विद्या में जाना है, सिंपल सी बात है। एक दो निबंध सिर्फ पढ़ लेना है, खाली पर्यावरण प्रदूषण जाकर के पढ़ लेना है और वो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। दो निबंध कम से कम देखना जो कई सनों में पूछा गया है, उसको बस खाली पढ़ लेना, ठीक है, और किस तरह से लिखा गया है ये देख लेना, ठीक है। तो आई होप यहां पर 1 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन थे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, केवल पहला और दूसरा को छोड़ करके, कि उन जो बाकी 13 जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यार इसके लिए अगर आप सही से बैठ जाओ तो 7 दिनों के भीतर जितने भी प्रश्न है सभी के आंसर आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। और हम बात करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की और प्रश्न संख्या सेकंड की। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट में जो 5 क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या जो सेकंड में 5 क्वेश्चन है, इनको आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे। देखो यार इनको प्रिपेयर करने का एक बढ़िया तरीका ये है, प्रीवियस 10 साल पीछे के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि ये सब हमेशा से पूछे जा रहे हैं, तो जाके देखना पीछे 10 साल से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को के आंसर को याद कर लेना, क्योंकि याद नहीं करना है उसको। आप कई बार देखो, क्योंकि प्रश्न दिया रहता है बस उसका विकल्प रहता है, टिक लगाना होता है, तो उसको अगर आप कई बार देख लेते हो, 1 से लेकर 5 तक के जितने भी प्रश्न, पहला और दूसरा पिछले 10 साल के जितने भी पेपर है उसको बस केवल बार बार आपको देख लेना है। अगर आप बार बार देखोगे तो आपको शायद अच्छी तरीके से वो याद हो जाएंगे, फिर आप बोर्ड परीक्षा में बैठ के टिक्का मार सकते हो। तो पहला काम आपको ये करना है, 10 साल के प्रीवियस ईयर का पेपर के गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आपको विद्या में जाना है और विद्या में हिंदी गद्य के इतिहास को पकड़ना है। उसमें क्या होता है, रचना की, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, देखना कि जो रचयिता कई सनों में पूछा गया है, लगभग 3-403 से अधिक सनों में पूछा गया है, उन रचना को याद कर लेना कि इसके रचयिता ये है, इसके रचयिता ये है। सेम वही काम पद में भी करना। सबसे पहले 10 ईयर प्रीवियस 10 ईयर का आंसर पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद फिर आप जाओगे विद्या के पास और विद्या में देखोगे कि इसके रचयिता ये है, इसके रचयिता ये है, मतलब जो भी क्वेश्चन 3 साल से अधिक बार पूछा गया है सिंपली उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद अगर आप बोर्ड परीक्षा में जाते हो पेपर सॉल्व करने, तो आई होप यार कि आप 90 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो बाकी और सारी चीजें वो डिपेंड करती हैं आपकी हैंड राइटिंग पर। हैंड राइटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, अगर राइटिंग आपकी बेस्ट है तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने अच्छी तरीके से चर्चा कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उनको किस प्रकार से पढ़ना है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरह से लिखा जाए, जैसे मैंने बात किया कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी पूछता है, ठीक है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो कि किस तरह से इसको लिखा जाए, तो आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि हिंदी का जो पेपर है उसको आप किस तरीके से बोर्ड में लिखोगे, ठीक है। और हिंदी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे इंग्लिश की तरफ, और फिर चलेंगे केमिस्ट्री की तरफ, फिर चलेंगे पेस की तरफ, और फिर आएंगे लास्ट मैथ की तरफ, ठीक है। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, क्लास 12 में जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत करते रहो।